नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपड़ो उत्तराखंड। 14 जून से 20 जून तक चलने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था। प्रश्नकाल के दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र न कराए जाने और पिरान कैलियर को पांचवा धाम घोषित न किए जाने को लेकर कांग्रेस ने सदन में सत्ता पक्ष पर हमला बोला। आगे और किन किन मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य प्रदेश सरकार को घेरने वाले हैं, इसकी जानकारी उन्होंने खुद एनबी न्यूज चैनल के साथ साझा की। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था। हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिनसे बात करते हैं। सर, आज पहला दिन था, तमाम हंगामा हुआ, तमाम सवाल हुए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि जो मंत्री हैं सरकार में, उस सवालों से बचने नजर आए? किस तरह से? देखिए, हमारी तरफ से कोई भी हंगामा न कोई व्यवधान पैदा किया गया। हमारे माननीय सदस्यों ने बड़ी संस्कृति से जो सवाल थे विभिन्न विभागों के, चाहे लोक विभाग हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे धर्मस्व विभाग हो, उनके बारे में प्रश्न किए। लेकिन जो 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 सरकार की ओर से जवाब आया बहुत ही निराशाजनक, और जवाब में परीक्षण किया जा रहा है, अध्ययन कर लेंगे, लिखित रूप से जवाब भेज दिया जाएगा। यही वाक्यों को बार बार दोहराया गया है। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री होमवर्क लिखते नहीं आते हैं और उनके जिस तरह का व्यवहार रहा, जिससे उनका प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, वो गंभीरता नहीं थी। क्योंकि जो भी प्रश्न किए गए वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे, समसामयिक थे, ज्वलंत प्रश्न थे, बर्निंग इश्यूज थे। लेकिन उसकी लगातार बार बार कहने के बावजूद भी उस प्रश्नों से इतर सवाल दिए जाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे चाहे सत्ता पक्ष में हो, चाहे हमारे विपक्ष में, हम विपक्ष में है, हमारे पास यही सदन ऐसा भी माध्यम है जब हम अपनी क्षेत्र की समस्याओं के, अपने प्रदेश की जो भी हमारे मुद्दे हैं, उनको हम वहाँ पर जो बेबाकी से उठा सकते हैं। अपनी बात को रख के कहा बात माध्यम है। लेकिन सरकार इस मामले में कतई गंभीर नहीं है और परीक्षण तक सीमित है, डीपीआर बनाने तक सीमित है, अध्ययन किया जाएगा और लिखित जवाब दिया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मायने ये है कि सरकार उदासीन भी है, गंभीर नहीं है और जनता के जो प्रश्न है उससे मुँह चुराना चाहती है। सर, सवालों में तमाम सवाल आज एक सवाल से पिरान कैलियर को 5 साल हटाने की ये गलती था। पिरान कैलियर से भी आज मांग की, बॉडी में भी जो हमारा परीक्षण स्थल है उसको भी स्वास्थ्य वर्मा बनाने के बारे में विक्रम सिंह ने, गौतम साहब ने सवाल उठाए हैं। और देखिए, चाहे पिरान कैलियर हो, वो कोई एक जाति कौन का नहीं है। सभी धर्म के धर्म, मजहब, जाति के तो वहाँ पर आते हैं, दुआएं मांगते हैं और एक प्रतीक है सर्वधर्म समभाव का। उसी तरह नागराजा भी बॉडी में एक पवित्र स्थल है, उसके बारे में भी सवाल किए, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं रहा। तो ये सरकार की गंभीरता जाहिर करती, सरकार कितनी गंभीर है। और निश्चित रूप से माननीय मंत्री को पूरे होमवर्क करना चाहिए, तैयारी के साथ आना चाहिए, सवालों से भटकना नहीं चाहिए, सवालों का जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमने तो कहा है, हमने कहा कि हम सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, हम प्रश्नकाल को कोई व्यवधान पैदा नहीं करेंगे, कोई हंगामा नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज सत्ता पक्ष की ओर से इस तरह से उन्होंने सदन में आज पहली बार देखने को मिला कि अव्यवस्था की प्रश्नों से बच रहे थे
और गंभीरता देखने को नहीं मिली, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर चूँकि आज पहला दिन था, अभी और 20 तारीख तक सत्र चल रहा है और क्या-क्या आप कैसे महत्वपूर्ण सवाल आने वाले हैं? क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो तमाम ऐसे विषय थे। नहीं, अभी देखिए, अभी तो हमारा नियम 58 में हमारे कई प्रश्न हैं। 310 में हमारा गैरसैंण का बहुत बड़ा मुद्दा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन घोषित राजधानी का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रारंभ करने की बात तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कही, और हमारी सरकार ने संकल्प लिया, हरीश रावत जी की सरकार ने संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हम अगला सत्र हम संकल्प लेते हैं। सदन में संकल्प पारित हुआ, वो सदन में वो संकल्प कांग्रेस का ही संकल्प नहीं बन गया, वो तो पूरे सदन का संकल्प था, जिसमें कहा गया कि हम अगला सत्र गैरसैंण में करेंगे। तो आज तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो ग्रीष्मकालीन सत्र प्रारंभ करने की उन्होंने बात की थी, राजधानी बनाने की बात कही थी, आप उससे क्यों ये बचना चाहते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और मेरा मानना है कि भव्य आयोजन में आप उससे क्यों ये बचना चाहते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और मेरा मानना है कि भव्य आयोजन में अपनी पीठ थपथपाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। हमने तो टेंट में चलाए, तो हमारा प्रयास सत्र चला टेंट में चला। हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमने टेंट सत्र प्रारंभ किया, और तब वो एक भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि ये नाटक कर रही बात कांग्रेस, मजाक उड़ाया गया। आज भी हम गंभीर हैं, हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्रतिबद्धता है कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र प्रारंभ हो। गैरसैंण का को हमने नोटिफाइड एरिया का रूप दिया था। गैरसैंण के लिए हमने एक विकास परिषद का गठन किया था, लेकिन आज सारी चीज़ें बेमानी हो गई है। सरकार का कोई एजेंडा नहीं है, गैरसैंण की मुख्य उपेक्षा है, जाहिर करती है। ये छलावा दिया, भारतीय जनता पार्टी छलने का काम करे, धोखा देने का काम कर रही है। तो आपके हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का साफ तौर से कहना है, क्योंकि आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था, आने वाले दिनों में तमाम मुद्दों को लेकर तो जो है सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या फिर खास तौर से अगर हम बात करें गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत किए जाने को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है। बहरहाल देखना होगा आने वाले दिनों में वो तमाम ऐसे कितने मुद्दे हैं कांग्रेस के, जिन पर सत्ता पक्ष संतोषजनक जवाब दे पाती है। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्कर जाफरी, एनबी न्यूज़, लखनऊ। मंगलवार को शुरू हुए विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा, जहां एक तरफ गैरसैंण में सत्र न करवाने को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही रोकने की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने आरोप लगाया कि पूछे गए सवालों का सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष बार बार एक ही सवाल लगातार दोहरा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आगाज होते ही कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने भी सिंचाई मंत्री के कई सवाल किए। सवाल जवाब को लेकर कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, की सवाल करेंगे। आपकी विधानसभा सत्र का पहला दिन था, बड़ी प्रसन्नता से आपने तमाम सवाल उठाए। मैडम, आप किस तरह से जो भी सवाल कहीं न कहीं बिल्कुल असंतोष नजर आया। कहीं से कहीं तक सरकार और जो माननीय मंत्री जी है उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया था, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। हर बात के जो मूल सवाल है उससे हटाने का पूरा प्रयास किया गया, और जो मूल सवाल के जवाब हम मांग रहे थे तो कहा जा रहा था लिखित में दीजिए। तो सदन चलने का क्या उद्देश्य है? अगर सदस्य को अपने सवालों के जवाब सदन के अंदर नहीं मिल रहे तो फिर वो क्या करेंगे? तो उनका जो वर्ड था वो बिल्कुल इनकम्प्लीट था, और जो हम कह चुके हैं कि पढ़ा हुआ माना जाए तो उसको पढ़ा जा रहा है, और जो सवाल पूछ रहे हैं उससे बच के चल रहे हैं। साफ दिख रहा है कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। मेरा सवाल सीधे मेरी विधानसभा का यह था कि मेरी विधानसभा जो है गंगा जी के तट पर है, और
बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। उनके एक जो सवाल मैंने पूछा था उसमें स्वयं लिखा गया है कि अति संवेदनशील एरिया में वो गाँव आते हैं, तो इतने संवेदनशील क्षेत्र को कैसे अनदेखी की जा रही है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। बरसात स्तर पर है और कोई तैयारी नहीं है, तो वहाँ बसने वाले लोगों की जान माल की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार और मंत्री जी की बनती है। तो उससे बचते मैंने उस पर आश्वासन मांगा कि आश्वासन दीजिए सदन में, ताकि उसका कार्य जल्दी शुरू है, क्योंकि मैंने विभाग को उसके बारे में सूचित भी कर दिया है, लिखित में भेज भी दिया है, लेकिन उसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। तो इस तरीके से तो बिल्कुल असंतोषजनक लगा मुझे मेरा हर सवाल। चूंकि मैम जिस तरह से आपने बहुत प्रकार से सवाल किया, बरसात आने वाली है, तमाम जो वहाँ के क्षेत्र अगर वो उफान पर आते हैं तो वहाँ के निवासी उनको बहुत परेशानी होती है। आज आपने सवाल भी उठाया, सवाल जो है जवाब सेटिस्फाइड नहीं था। देखिए, मैंने जवाब इसके बारे में, क्योंकि कई गांव हैं, कावड़ी, शामपुर, गाजीवाली, बिरसरपुर, अजीतपुर, पंजनेर, मतलब कई भोगपुर, बिशनपुर, ये गाँव जो है लगातार जो है गंगा जी के तट पर बसे हैं, और जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। सरकार प्रशासन की तरफ से कोई भी जो कार्य है वहाँ पर नहीं किया जा रहा है। लगातार जो है कटाव भूमि का होता है, खेती की ज़मीन भी जा रही है, आवासीय ज़मीन भी जा रही है। लोगों की जान को बनाइए, जान से बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ बरसात सर पर है और हर बार वहाँ के लोगों को इतना नुकसान होता है, जान का भी होता है, माल का भी होता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? अगर नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, जो हमारा कदम रहेगा। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उनके हल्द्वानी में रेलवे की 29 हेक्टेयर भूमि पर लंबे समय से रह रहे 4,365 परिवारों के सामने घर उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। मामला हाई कोर्ट में है, जबकि जिला प्रशासन ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में इन दिनों यहां रह रहे लोगों की मानसिक तनाव बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में आज क्षेत्र के लोगों ने नैनीताल लोकसभा के सांसद अजय भट्ट की गुमशुदगी के पोस्टर दीवारों पर चिपकाए। वहीं 4,365 परिवार के घर उजड़ने का खौफ लगातार बना हुआ है। कि रेलवे अगर हमारे घर तोड़ लिए, पहले इसका पुनर्वास करे, उसके बाद फिर कोई बात करे, पानी है, बिल है, जो भी है, इसका पुनर्वास करके हमारा घर बचाए। और 4,500 घर है हमारी बस्ती के, हिंदू मुस्लिम सभी रहे, मंदिर मस्जिद जो भी है उसको नहीं तोड़े, और स्कूल है जो भी है, मतलब हम ही चाहते हैं। और सांसद लापता है, हम चाहते हैं वो हमारे सामने आए, हमारी बात रखें और हमारी बात को सुने। ठीक है, हमने रेलवे से 4 ITI लगाकर हमने मांगा था कि आपकी जो रेलवे स्टेशन से लेकर और ये इंदिरा नगर कॉलोनी तक आपकी कितनी ज़मीन है, आप इसमें क्या बनाना चाहते हैं और आप इसमें क्या करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद हमने जब ITI दिल्ली में भेजी और हमने आयोग से कहा कि साहब हल्द्वानी के अंदर 4,365 लोगों जो रेलवे जाल रही है, दरअसल में वो रेलवे की संपत्ति नहीं है। और रेलवे से हमने मांगा तो रेलवे ने भी नहीं दिया, न जिलाधिकारी ने दिया है और ना ही नगर निगम ने दिया है। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि 4,365 लोगों को उजाड़ा जा रहा है कि उसके बारे में आप जवाब दीजिए। तो दिल्ली आयोग ने जब रेलवे प्रशासन को झाड़ा और उनसे कहा कि भाई आपके पास मालिक हक है तो दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं दीजिए, तो उन्होंने हमें 4 नक्शे दिए 59 के और खेवट नंबर दिया है कि हमें खाता खतौनी दी हम लोगों को, और उसमें लास्ट में कहा कि 4 लाइन के अलावा हमारे पास संपत्ति नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बरसों के अंदर जो लोग बसे हुए हैं वो बरसों से बसे हुए हैं, 60 साल वहाँ लोगों बसे हो गए हैं। आज हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता वाला मामला जो पूरा चल रहा है पूरे देश के अंदर, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। तो आज हम पोस्टर लेके घूम रहे हैं, शहर शहर घूम रहे हैं कि हमारे संसद लापता हो गए। आज केंद्र में भी सरकार में है और राज्य में भी सरकार है, लेकिन जब हम कहते हैं राज्य सरकार कह रही है कि रेलवे की संपत्ति नहीं है, वो हाईकोर्ट में हलफनामा लगा रखा है। तो हमने अपने अजय जो हमारे विधायक है सुमित हृदय से हमने बात करी, उनका घिराव करा और हमने कहा कि आपका जो संसद चलेगा वहाँ पर मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी बात रखिएगा कि जो अपने हलफनामा उत्तराखंड हाईकोर्ट में दे रखा है कि संपत्ति रेलवे की नहीं है उसे उठाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम नसीम क्रांतिकारी लोकहित संगठन से हूँ। 2017 से जो है लगातार बस्ती उजाड़ने की बात चल रही है। रेलवे जो है ज़मीन पर झूठा दावा कर रहा है कि वो हमारी ज़मीन है। लगभग 450 परिवार यहाँ रहते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। 4 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें एक स्कूल 1944 से बना हुआ है, मंदिर मस्जिद सब कुछ है। हो ये रहा है कि रेलवे के पास मालिकाने के कोई कागज़ नहीं है और राजस्व विभाग में
जब हम लोगों ने आरटीआई से पता किया तो जो ज़मीन है आज की तिथि में तक खेवट के तहत है, यानी कि जो ज़मीन है वो रेलवे को स्थानांतरित नहीं हुई है। फिर भी जो है क्या कहते हैं, रेलवे ज़मीन को हथियाने के में चक्कर में लगा हुआ है। हमारा कहना सरकार से है कि सरकार जो है रेलवे के जो झूठे दावे हैं उसके खिलाफ पैरवी करे और जो लोगों की जो ज़मीन है, जो उनके पट्टे हैं, फ्री होल्ड पट्टे हैं, उनको वहाँ बसाया जाए। और अगर विकास करना ही है, अगर सरकार की कोई योजना है बड़ी और सरकार विकास करना चाहती है तो पहले उनको नई जगह पे बसाया जाए और उसके बाद चीज़ों को किया जाए। हाँ, कोर्ट में हम लोगों ने जनहित याचिका लगाई है, उसमें हमारे 2 साथियों की तरफ से आरटीआई लगी थी। एक में तो जवाब नहीं मिला था, पर उस जवाब में सरकार द्वारा जब पूछा गया था सरकार से तो उच्च न्यायालय में एक शपथ पेश किया गया था सरकार ने। तो कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें ये बात कही गई थी कि क्योंकि ये इज्जत नगर में इसका मामला चल रहा था, सभी लोगों से कागज और दस्तावेज मांगे जा रहे थे, तो उस पर जब सुनवाई तो ये बात हुई है कि जो रेलवे है उसने ईमानदारी से काम नहीं किया है और वो लोगों की और सरकार की ज़मीन को हथियाना चाहता है। दूसरी बात जो है, नसीम है क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन से, उन्होंने जब आरटीआई मांगी है रेलवे से तो रेलवे ने खुद कहा है कि उसके पास 4 नक्शे हैं, सिर्फ प्लान है, उसके पास ज़मीन के कोई दस्तावेज नहीं है, कोई मालिकाना नहीं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है हमने कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। 15 तारीख को सुन। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बीते 15 मई से मिनी स्टेडियम में शुरू हुई महिला पुलिस शारीरिक दक्षता परीक्षा 12 जून को खत्म हो गई थी। इनके साथ 13 और 14 जून को उन 700 अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिला जो किसी वाजिब कारण से भर्ती में शामिल नहीं हो सके। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि 15 मई से 12 जून के दरमियान 11,384 महिला अभ्यर्थी ने आवेदन किया। इसमें 4,252 भर्ती स्थल तक नहीं पहुंच सके और 7,132 लोगों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। एसएसपी पंकज झा ने बताया कि भीषण गर्मी ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों में उत्साह देखने को मिला है। इसमें अभी तक 11,300 के लगभग जो है लोगों का जो फॉर्म भरे गए थे, उनमें से 7,555 द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिनमें से 5,300 के लगभग जो है अभ्यर्थी सफल हुए। ये लगभग अब भर्ती का आखिरी पड़ाव चल रहा है, क्योंकि इसमें जो छूटे हुए और जो घायल अभ्यर्थी थे उनको हम लोगों ने 13 और 14 तारीख की 2 दिन की डेट दी गई थी। अब उनकी आज 14 तारीख लास्ट डेट है, जिसमें जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उनका फिजिकल कराया जा रहा है। इसमें टोटल 11,300 फॉर्म भरे गए थे महिला अभ्यर्थियों द्वारा और इसमें से 7,555 अभी तक जो है उन्होंने प्रतिभाग किया है टिल कल की डेट तक। आज का अभी चल रहा है, इसमें से 5,300 के लगभग अभ्यर्थी सफल रहे हैं। और इसमें क्योंकि गर्मी का मौसम है, लेकिन इसमें क्योंकि एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी है, तो भारी उत्साह से लोगों द्वारा भाग। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में हुई हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इसी के चलते पुलिस मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पैनी नज़र रखे हुए है। वहीं बाजपुर कोतवाली पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से ग्राम मुंडिया पिस्तौर में निगरानी की। बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर के मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और कई स्थानों पर आगजनी की घटना भी हुई, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। ये आज बाजपुर क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत हमने ड्रोन कैमरे से चेकिंग कराई है और कई क्षेत्रों में जहां कुछ छोटे छोटे मामलों में झगड़े या इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि 2 पक्षों में आपसी तनाव, ऐसी कोई बातें सामने आई हैं पिछले दिनों, वहाँ हमने ड्रोन से चेकिंग कराई है और फिलहाल सब कुछ इसमें नॉर्मल मिला है। लेकिन अगर कभी कोई भी इस तरह का जो भी माहौल ख़राब करने का या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा तो उसमें अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। हिंदू समाज के लोगों ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में नुक्कड़ सभा कर हिंदू समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार के निवास पर एक सभा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सभी वक्ताओं ने कहा कि नुपुर शर्मा ने कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही बयान दिया है। उन्होंने कुरान में पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो लिखा है उन्हें शब्दों को दोहराया है। वक्ताओं का कहना था कि आज फ्रांस
इजराइल, नीदरलैंड, रूस सहित 34 देश नुपुर शर्मा के समर्थन में आए हैं। इस दौरान सभी वक्ताओं ने हिंदू समाज से नुपुर शर्मा के समर्थन में आगे आने की अपील की। पूरे देश में एक बहुत ही नुपुर शर्मा जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और कोर्ट में जो प्रकरण चल रहा है उसके खिलाफ जो हमारे मुस्लिम भाई लोग जिस तरीके से पत्थरबाजी और जिस तरीके से आक्रमण हुए बढ़े हैं पूरे देश में, उनके खिलाफ हमारा ये आवाज़ है कि हम भी यहाँ पे बैठे हैं, हम भी कमज़ोर नहीं हैं। और इस तरीके से आप लोग अगर यहाँ पे आतंक फैलाया जाएगा तो ये भारतवर्ष हिंदुस्तान है और ये हिंदुओं का राष्ट्र है। इस तरीके से करेंगे तो हम लोग सहन नहीं करेंगे। बहने नुपुर शर्मा जी को साथ जो अन्याय हो रहा है, पूरा दुनिया में इतनी इस्लामिक स्टेट है, सब नुपुर शर्मा जी को जो धमकियाँ दे रही है, नुपुर शर्मा ने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही। जो उनकी हदीस में लिखा है वही कहा। उनको उकसाया गया, जो रहमान तस्लीम रहमानी ऐसा कुछ नाम है कोई मौलवी, उनको उकसाया। उनकी बात, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ? उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। नुपुर शर्मा जी को पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान, पूरा दुनिया के मुसलमान उनको धमकियाँ दे रही है। तो हम ये जो सभा कर रहे हैं इसका इसीलिए कि हम नुपुर शर्मा के साथ है। नुपुर शर्मा की एक बाल बका नहीं होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। हम नुपुर शर्मा के साथ हैं। नुपुर शर्मा हमारी धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी हिंदुस्तान के लिए, सत्य सनातन धर्म के लिए इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है। वो हमारी आदर्श है, हमारी गर्व की विषय है। ये भारत की मातृशक्ति की प्रतीक है, ये हिंदुस्तान की नारी जाति के आदर्श है, ये हम मानते हैं। जैसे नुपुर शर्मा हम देवियों को पूजते, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली। नुपुर शर्मा को हम ऐसे देखते हैं कि वो पूरा हिंदू धर्म के लिए अपने आप को पूरा दुनिया की 57 मुसलमान कंट्री और हिंदुस्तान की जितने भी मुसलमान सबको सामने खड़ी हो गई हिंदू की अस्मिता का रक्षा करने के लिए। इसीलिए उनकी पक्ष, उनकी समर्थन के लिए आज हमने ये हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। गंगा किनारे आयोजित इस शिविर में देश भर से आए कई किसान शामिल हुए हैं। चिंतन शिविर में किसानों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वराज सिंह भाटी ने कहा कि आज भी किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से दिल्ली किसान आंदोलन में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दिए जाने की मांग की। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहते हैं कि आंदोलन के तहत जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, आंदोलन के सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। माननीय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2+50 करके 50% जोड़ करके जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी घोषणा हो और उसको गारंटी कानून बनाया जाए। और जो बिजली का जो विद्युत बिल है वो सभी प्रदेशों का, घरेलू हो या कृषि का हो, बराबर किया जाए सभी का। और जो वृद्धा और विधवा पेंशन है वो भी सभी प्रदेशों की बराबर की जाए। और किसान परिवार की कम से कम जो भी पुश्तैनी किसान हैं जो 1 हेक्टेयर से नीचे अपना ज्ञापन करते हैं, उस परिवार के मुखिया के भी नाम कम से कम 10,000 मासिक पेंशन की जाए। हमारी समस्या किसानों की सबसे बड़ी लाइट की समस्या चल रही है। इसमें खाद की रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मिल भी नहीं रही है। सब लाइन लगाए पड़े हैं, वो भी नहीं हो पा रही है। और ये क्या नाम हमारा मूल्य जो है वो नहीं मिल पा रहा है। इसके लेके हम लोग जो है, अगर समस्याएं माननीय राष्ट्रपति जी के माध्यम से समझो दिया जाएगा ज्ञापन, अगर समस्याएं वो नहीं हल हो गई तो हम लोग सब आंदोलन। सुप्रसिद्ध कैची धाम मंदिर में 15 जून को लगने वाले मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर प्रबंधन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए मेला क्षेत्र की CCTV में से निगरानी होगी। मंदिर के समीप ही कंट्रोल रूम से मेले पर नज़र रखी जाएगी। बताते चले कि पिछले 2 साल से कोरोना संकट के कारण कैची धाम में मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। ऐसे में इस बार करीब 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के कैची धाम में पहुंचने की उम्मीद है। SSP पंकज भट्ट ने बताया कि मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। अल्मोड़ा
हल्द्वानी हाईवे पर वाहनों की आवाजाही के लिए विशेष रूट प्लान तैयार किया गया है। कैची धाम के लिए हम 3 दिन पहले ही रूट डाइवर्जन प्लान सोशल मीडिया में दे चुके हैं। इसमें आपका जो ट्रैफिक अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर से आने वाला है वो आपका पहले ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा और हल्द्वानी से आपका जो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जा रहा है उसको डाइवर्जन कर दिया जाएगा। हैवी ट्रैफिक को रोकने के आदेश हो चुके हैं और उनको डाइवर्ट करने के भी आदेश हैं। साथ में इसमें आर्मी से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि आर्मी की गाड़ियाँ जो हमारे डाइवर्जन प्लान है उसके अनुसार ही चलें। इसमें 2 एडिशनल एसपी, 5 सीओ और भारी मात्रा में फोर्स तैनात की गई है। इसकी ब्रीफिंग आज शाम को 4 बजे होने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।